टॉपिक है वो थोड़ा सा ज़रा आज का इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज से कि आज हम कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन करेंगे और फिर कंप्लीट सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर की तरफ हम जाएंगे। लास्ट टाइम हमने देखा कि किस तरीके से अगर हम आर टाइप और मेमोरी रेफर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं अगर, और उनको हम चाहते हैं कि इंटीग्रेट करें, तो उसके लिए हमने देखा। और फिर जब हम इंटीग्रेट करते हैं आर टाइप और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को, तो उसमें दो चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली चीज़ ये है कि ए एल यू का जो सेकंड सोर्स होता है, जब हम आर टाइप को और मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस को आपस में इंटीग्रेट करते हैं, तो अगर कभी तो हमारे पास आर टाइप इंस्ट्रक्शन होगी जो कि एग्जीक्यूट हो रही होगी, और फिर कभी हमारे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन भी हो सकती हैं जो कि एग्जीक्यूट हो रही होंगी। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो ये सेकंड सोर्स है, अगर आर टाइप इंस्ट्रक्शन है तो ये रजिस्टर्स में से डाटा आ रहा होगा, और अगर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल लोड वर्ड है या स्टोर वर्ड है, इवन हमारे पास अगर आई टाइप इंस्ट्रक्शन है, और आई टाइप के अंदर अगर हम ऐड इमीडिएट कर रहे हैं, तो इमीडिएट वैल्यू जो ऐड होने के लिए आ रही है, तो उस केस के अंदर हमारे पास जो ए एल यू का सेकंड सोर्स है वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि इंस्ट्रक्शन का जो ऑफसेट 16 बिट का होता है उसको साइन एक्सटेंड के बाद 32 बिट में किया जाता है चेंज, और फिर ये 32 बिट का जो हमारे पास ऑफसेट वैल्यू होती है, आप देख रहे हैं कि आपके एएलयू के सेकंड सोर्स पे ये वैल्यू आ रही है। लेकिन क्योंकि हमारे पास एएलयू का जो सेकंड सोर्स है उसके पास ऑप्शन जो है वो दो हैं, आर टाइप के केस में रजिस्टर और आई टाइप के केस में इमीडिएट वैल्यू। तो इन दोनों वैल्यूज में से किसी एक वैल्यू ने सिलेक्ट होकर आपके एएलयू पे जाना है, तो यू नीड अ सिलेक्शन, और यू नीड अ सिलेक्शन स्विच। तो ये जो सिलेक्शन स्विच होता है इसको आप मक्स कहते हैं या मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। तो इस मल्टीप्लेक्सर की इनपुट पे तमाम ऑप्शंस होते हैं और आउटपुट पे सिर्फ एक ऑप्शन जो सिलेक्ट होकर के आ रहा होता है वो होगा। और ये जो सिलेक्शन करता है, ये सिलेक्शन इसका एक क्राइटेरिया है, और वो क्राइटेरिया क्या है, कंट्रोल यूनिट का सिग्नल। तो इसका जो सिलेक्शन स्विच का जो सिलेक्शन पिन होती है, वो सिलेक्शन पिन बेसिकली एक कंट्रोल सिग्नल होता है जो कि कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, और कंट्रोल यूनिट हमारे पास ओप कोड को देख के अपने कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। इसी तरीके से हमारे पास डाटा मेमोरी जो लगी हुई है, डाटा मेमोरी के बाद जो मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, इस मल्टीप्लेक्सर में भी आपके पास ये इसका रीजन क्या है कि आपके पास रजिस्टर अगर डेस्टिनेशन है, अगर डेस्टिनेशन आपके पास कोई रजिस्टर है और आप रजिस्टर में डाटा को राइट करवाना चाहते हैं, तो आप देखते हैं कि एएलयू से पहले जो रजिस्टर्स हैं, ये जो रजिस्टर के बिल्कुल लास्ट पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी राइट रजिस्टर डाटा। राइट रजिस्टर डाटा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जो डाटा आएगा राइट होने के लिए, वो डाटा दो जगह से आ सकता है। अगर आर टाइप इंस्ट्रक्शन है, तो आर टाइप इंस्ट्रक्शन के केस में आपके पास ये जो डाटा आएगा, एएलयू की आउटपुट आएगी। आर टाइप के केस में कोई ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर एएलयू कर रहा है। फॉर एग्जांपल आई टाइप इंस्ट्रक्शन ही है, जैसे ऐड इमीडिएट का भी मैंने नाम दिया था। तो ऐड इमीडिएट के केस में भी एएलयू की जो आउटपुट होती है, जो कि एक रजिस्टर और एक इमीडिएट वैल्यू को ऐड करने के बाद आती है, ये रिजल्ट आपके पास बेसिकली आपके पास राइट होता है रजिस्टर में। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपके एएलयू की जो आउटपुट होती है उसको आपने रजिस्टर्स में वो जो डाटा होता है उसको राइट करना होता है। और कभी ऐसा होगा जब आप, क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर लिया है आई टाइप और आर टाइप इंस्ट्रक्शंस के लिए हार्डवेयर को, अब आपके पास ये भी हो सकता है कि अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है तो सिर्फ एक केस लोड वर्ड का है कि जिस केस के अंदर आपके पास मेमोरी का डाटा रजिस्टर में जाएगा। तो हम अगर गौर से देखें तो डाटा मेमोरी की जो आउटपुट है, या डाटा मेमोरी से जो डाटा आपने रीड कर लिया हुआ है लोड वर्ड इंस्ट्रक्शन के केस के अंदर, या तो वो डाटा मेमोरी से रजिस्टर में जाएगा या फिर एएलयू का जो रिजल्ट है वो जाएगा। आप देखते हैं कि एएलयू का जो रिजल्ट है, अब वो और मेमोरी का जो डाटा, अगेन यू हैव टू ऑप्शन, सो यू नीड टू सिलेक्ट ओनली वन ऑप्शन।
आउट ऑफ दीज टू वैल्यूज। तो अब क्या होगा कि आपके पास इन दोनों वैल्यूज में से जो एक वैल्यू ने सिलेक्ट होना है, ये भी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया है, और ये सिलेक्शन क्राइटेरिया भी आपके पास कंट्रोल यूनिट के कंट्रोल सिग्नल की बेस पर जो है वो क्राइटेरिया कंप्लीट होता है। अब कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, ऑब्वियसली जो भी इंस्ट्रक्शन होगी, आई टाइप की इंस्ट्रक्शन होगी या आर टाइप की इंस्ट्रक्शन होगी या आपके पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन होगी, तो उस सिनेरियो के अंदर अगर लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन कोड आता है कंट्रोल यूनिट के पास, तो कंट्रोल यूनिट का जो सिग्नल कंट्रोल सिग्नल होगा जिसने आपके इस रजिस्टर में डाटा को राइट करवाना है, वो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 के केस में मेमोरी वाला डाटा आगे जाएगा, अदरवाइज 0 के केस में मेमोरी एएलयू वाला डाटा आगे जाएगा। इस तरीके से हमने हार्डवेयर के जितने हमने चंक्स डिफरेंट डिफरेंट हमने जो ब्लॉक्स पढ़े थे, उन ब्लॉक्स को हमने इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया था, और इस तरीके से हमारे पास जो लास्ट डायग्राम जो हमने पढ़ी थी, ये जैसे कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है, और ब्रांच की इंस्ट्रक्शन में आपको पता है कि नॉर्मली या तो PC+4 वाला डाटा जाता है, या फिर ब्रांच के केस में आपके पास PC रिलेटिव एड्रेसिंग वाला जाता है, और PC रिलेटिव एड्रेसिंग आपको पता है कि इमीडिएट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 शिफ्ट लेफ्ट टू मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस PC+4 करते हैं, तो आपके पास जो अपडेटेड वैल्यू आती है वो कंडीशनल जंप के लिए आपके पास प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करने के लिए आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास एक तो ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन भी हो, और उसके साथ साथ आपके पास ALU मेन ALU का जो रिजल्ट 0 है वो भी फ्लैग ऑन होना चाहिए। तो इसका मतलब है 0 वाला फ्लैग की वैल्यू भी 1 होनी चाहिए, और ब्रांच इक्वल की भी कंडीशन होनी चाहिए। दोनों सिग्नल अगर होंगे तो ही आपके पास PC रिलेटिव एड्रेसिंग के थ्रू आपके पास प्रोग्राम काउंटर जो है वो अपडेट करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों अगर चेक करना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या करते हैं कि ये 0 वाले फ्लैग और ब्रांच इक्वल का जो सिग्नल कंट्रोल यूनिट जनरेट करेगा, इन दोनों की तरह एंड गेट लगाएँगे, क्योंकि इन दोनों का 1 होना ज़रूरी है। ब्रांच इक्वल के केस में 0 फ्लैग ऑन होना ज़रूरी है, तब आपके पास जो आउटपुट आएगी वो 1 आएगी, और उस 1 आउटपुट को आप इस मल्टीप्लेक्सर को दे देंगे, और आपका PC रिलेटिव एड्रेसिंग के थ्रू प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज उसकी वैल्यू एंड गेट की जो आउटपुट है वो 0 रहेगी, और आपके पास प्रोग्राम काउंटर नॉर्मल PC इक्वल टू PC+4 से अपडेट होता चला जाएगा। कॉम्बिनेशन सर्किट्स और सीक्वेंशियल सर्किट्स में सीक्वेंशियल सर्किट्स को क्लॉक की ज़रूरत होती है। क्लॉक बेसिकली हमने कहा कि ये भी एक हमारे पास एक तरह के कंट्रोल सिग्नल ही है। और फिर कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर हमने ALU देखा कि ALU को कंट्रोल किया जाता है, और ALU के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है ALU कंट्रोल। और ALU कंट्रोल के पास आपके पास इनपुट आती है मेन कंट्रोल यूनिट से, और मेन कंट्रोल यूनिट की इनपुट के हिसाब से आपके पास ALU कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है फॉर कंट्रोलिंग द ALU। और ये मक्स आपको बता रहा है कि सेकंड सोर्स कहाँ से आएगा। रजिस्टर जो आपके पास हैं इनका जो कंट्रोल सिग्नल होता है वो ये होगा कि रजिस्टर राइट करना है या नहीं करना। इसी तरीके से आपके पास ये वाला हाइलाइटेड मक्स जो ब्रांच इक्वल या नॉट इक्वल के केस में होगा कि ब्रांच का ब्रांचिंग और नॉट का मीन ये है कि ब्रांच की इंस्ट्रक्शन सेटिस्फाई हुई है या नहीं हुई है, तो प्रोग्राम काउंटर को कैसे अपडेट करना है। इस तरीके से मेमोरी है, मेमोरी को रीड करना है या राइट पर्पस करना है, 2 सिग्नल इसके होते हैं। फिर मेमोरी के बाद जो मक्स लगा हुआ है कि किस डाटा ने आपके रजिस्टर पे राइट होना है। ये ALU था, हमने लास्ट टाइम देखा ALU को डिजाइनिंग की, और फिर हमने देखा कि ये बी इन्वर्ट और कैरी इन दोनों सिग्नल सेम हैं। एक जैसे सिग्नल को 2 डिफरेंट नेम के साथ जनरेट करने के बजाय हम क्या करते हैं कि एक ही सिग्नल जनरेट कर लेते हैं सब, और सब के बैकएंड के ऊपर जो सिग्नल हम अज्यूम करेंगे वो यही होगा कि बी इन्वर्ट एंड कैरी इन। और बी इन्वर्ट और कैरी इन सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्शन के केस में 1 होते हैं, अदरवाइज ये 0 रहते हैं। अब ये देखें कि आपके पास ये जो ओप का सिग्नल है, ये ओप और सब, अब बी इन्वर्ट और कैरी इन को मिला के एक सब का सिग्नल आ गया, तो सब एंड ओप ये अब आपके पास 2 सिग्नल आ रहे होंगे। सब 1 बिट का सिग्नल होगा यानी कि 00011, और ओप जो होगा वो 2 बिट का सिग्नल होगा। और ओप का मतलब ये मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्शन है कि अगर आप एंड करना चाह रहे हैं तो इसमें 0 होना है, और एंड के केस में बी इन्वर्ट एंड कैरी इन जो कि अब कंबाइन एक सिग्नल है सब के नेम का, तो उसमें 0 ही रहना है। तो 000 और करना है तो 001 एडिशन करनी है तो आपने 010 करना है, सब्ट्रैक्शन करनी है तो अब सब का सिग्नल 1 हो जाएगा। तो 110
और सेटलाइजन करनी है, अगेन आपके पास सबका सिग्नल 1 हो जाएगा और ये 3 1 1 है, तो 1 1 1 आपके पास एक सिग्नल जनरेट हो जाता है। फिर हमने देखा कि हमारे पास मेन कंट्रोल यूनिट जो है वो एएलयू को ऑपरेशन को जब कंट्रोल करते हैं, तो एएलयू के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए एएलयू कंट्रोल के लिए एक सिग्नल जनरेट करता है जिसको एएलयू ऑफ का नाम दिया जाता है, और ये एएलयू ऑफ मेन कंट्रोल यूनिट से जनरेटेड सिग्नल है जो कि एएलयू कंट्रोल के पास आता है। और अगर मेमोरी इंस्ट्रक्शंस है, मेमोरी को एक्सेस करने वाली मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस है, तो उसके लिए कंट्रोल यूनिट जैसा कि लोड वर्ड या स्टोर वर्ड है, तो अगर लोड वर्ड का सिनेरियो आता है या स्टोर वर्ड का सिनेरियो आता है, इन दोनों इंस्ट्रक्शन के केस में इन दोनों के ऑप कोड को देखते हुए कंट्रोल यूनिट आपके पास 00 2 बिट का एक सिग्नल है, 00 ये जनरेट करेगा और आपके एएलयू कंट्रोल को देगा। अब एएलयू कंट्रोल क्या करेगा कि एएलयू कंट्रोल को पता चल जाएगा कि 00 का मतलब मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन है, और मेमोरी एक्सेस इंस्ट्रक्शन के अंदर चाहे लोड वर्ड हो या स्टोर वर्ड हो, इन दोनों सिनेरियो के अंदर आपने सिर्फ एडिशन ही परफॉर्म करनी होती है। अब अगर आपके पास ब्रांच इंस्ट्रक्शन आती है, ब्रांच इक्वल है या ब्रांच नॉट इक्वल है, इन ब्रांचेस की अगर इंस्ट्रक्शन आती है, ये ब्रांच इक्वल फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, तो ब्रांच इक्वल का जो ऑप कोड है फॉर एग्जांपल वो 4 है, तो 4 ऑप कोड जब आएगा तो मेन कंट्रोल यूनिट 01 का एक सिग्नल होगा एएलयू ऑप जो जनरेट करेगा और एएलयू कंट्रोल के पास जाएगा। अब एएलयू कंट्रोल का पता है होगा कि जी जब भी आपके पास 01 का सिग्नल आएगा, ब्रांच का सिग्नल आएगा, तो आपको सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करनी है। तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करने के लिए आपका एएलयू कंट्रोल एक सिग्नल जनरेट कर देगा। अब जरा गौर से देखें, जब मेमोरी वाला मेमोरी को एक्सेस करने वाली इंस्ट्रक्शन आई है, तो 00 का सिग्नल जनरेट हुआ है, और 00 का सिग्नल का मतलब ये है कि एएलयू कंट्रोल ने मेन एएलयू से अब एडिशन करवानी है। एडिशन का मतलब ये हुआ कि अब आपके पास 10 के ऊपर एडिशन हो रही थी, तो इसका मतलब है ओप, अभी जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर गो थ्रू किया कि एडिशन हमारे पास के लिए जो मक्स लगा हुआ है, वो मक्स क्या है, 2 के ऊपर एडर लगा हुआ है, तो 2 की बाइनरी क्या होती है, 10, और सब का सिग्नल क्या हमने कहा था कि सब्ट्रैक्शन के अलावा सब का सिग्नल क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ एएलयू कंट्रोल 3 बिट का एक सिग्नल जनरेट करेगा जिसमें इंफॉर्मेशन होगी 0 1 0। 0 का मतलब ये है कि बी इन्वर्ट और कैरी इन को 0 रखें, और 10 का मतलब ये है कि जो मैं हमारे पास 0 1 2 जो 2 के ऊपर यानी कि एडर की जो आउटपुट है वो हमारे आउटपुट पर चली जाए। इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपके पास 10 जाता है, तो 10 का मतलब कब आएगा, जब आपके पास कोई भी आर टाइप की इंस्ट्रक्शन आती है जिसमें का ऑपकोड 0 होता है, तो 0 ऑपकोड के अगेंस्ट मेन ए कंट्रोल यूनिट आपके पास एएलयू ऑप जो जनरेट करेगा एएलयू कंट्रोल के लिए, तो एएलयू कंट्रोल के लिए जो एएलयू जनरेट होगा वो होगा आपका 10। अब इस 10 के आने के बाद एएलयू कंट्रोल के ऊपर कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आती। इससे पहले वो जो दोनों सिनेरियो थे, उन दोनों सिनेरियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन थी। अब आर टाइप में डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, डिफरेंट आपके पास पॉसिबल ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब वो जो डिफरेंट पॉसिबल ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अब आपके पास एक और इंफॉर्मेशन होती है जो होना जरूरी है, वो होती है फंक्शन बिट्स। फंक्शन फील्ड जो आपके पास 6 बिट के जो डाटा होता है वो बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि एएलयू कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ मेन कंट्रोल यूनिट का सिग्नल नहीं आएगा, बल्कि आपके पास फंक्शन बिट्स जो 6 बिट्स होती हैं वो भी आएंगे। तो कंट्रोल यूनिट क्या, एएलयू कंट्रोल क्या करेगा, जैसे ही 10 का सिग्नल आएगा तो वो 6 बिट्स फंक्शन बिट को देखेगा। अब उन 6 फंक्शन बिट्स के बेस के ऊपर अब डिसीजन लेगा, जो भी एंड का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ऐड एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, व्हाटएवर जो भी करना है, तो वो इसकी बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। जैसा कि ये हमने लास्ट टाइम देखा था। फिर हमने आज जो हमारा लेक्चर इम्पोर्टेंट है वो इस तरह से है। डिकोडिंग द इंस्ट्रक्शन डाटा। डिकोडिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फर्स्ट जो फेज होता है या फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है इंस्ट्रक्शन फैच। जब इंस्ट्रक्शन फैच हो जाती है तो इंस्ट्रक्शन होती है 32 बिट्स की। 32 बिट्स की इंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है कि अब एक इंस्ट्रक्शन वो उसके अंदर एक ही चंक है और 32 बिट का चंक है। अब इसके बाद जो स्टेप आता है ना, दैट इज अबाउट द डीकोडिंग स्टेज। डीकोडिंग का मतलब ये होता है कि वो जो 32 बिट की हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, 32 बिट की इंस्ट्रक्शन है, उस 32 बिट की इंस्ट्रक्शन को अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन उसकी फील्ड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर हमारे पास आर टाइप की इंस्ट्रक्शन है तो हमें आर फॉर्मेट का पता है, आर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, ओप कोड, आर एस, आर टी, आर डी, शिफ्ट अमाउंट एंड फंक्शन बिट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने चंक्स पढ़े हैं, ये चंक कुछ बिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा कि ओप कोड और फंक्शन बिट्स जो है ये 6 बिट्स की हैं। पहली 6 बिट्स जो होती हैं वो बिल्कुल राइट से अगर हम स्टार्ट करें तो पहली 6 बिट्स जो होती हैं वो हमारे पास फंक्शन बिट्स होती हैं। फिर अगली 5 बिट्स हमारे पास शिफ्ट अमाउंट होती हैं, फिर उससे अगली 5, अब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। फिर उससे अगली 5 जो बिट्स होती हैं वो डेस्टिनेशन, फिर उससे अगली 5 सेकंड सोर्स, फिर नेक्स्ट 5 जो हमारे पास होती हैं वो फर्स्ट सोर्स, और फिर लास्ट 5 जो बिट्स होते हैं, 6 बिट्स जो होती हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो 6 बिट्स होती हैं वो हमारे पास ऑप कोड की होती हैं। तो डिकोडिंग प्रोसेस के अंदर हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल आर फॉर्मेट है तो हमने देखा 26 से 31 ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये ऑप कोड की होती है, और ऑप कोड हमारे पास मेन कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। तो आपके पास लिख दिया टू कंट्रोल लॉजिक। फिर आपके पास नेक्स्ट 5 बिट्स जो होती हैं वो आपके पास सोर्स रजिस्टर 1 की होती हैं, और आपको पता है सोर्स रजिस्टर का जो डाटा होता है वो आपके पास ईएलयू पे जाता है, तो आपने वो रीड डाटा करना होता है, रीड रजिस्टर ए, फिर सेकंड सोर्स को भी रीड रजिस्टर बी करते हैं, और थर्ड रजिस्टर जो आरडी होता है दैट इज अ डेस्टिनेशन रजिस्टर। नॉर्मली शिफ्ट अमाउंट की जो बिट्स होती हैं वो नॉर्मली वो यूज नहीं होती, सिर्फ शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट के केस के अंदर हमारे पास वो यूज होती हैं, वरना हमारे पास ये नॉट यूज होती हैं। और फिर हमारे पास जो फंक्शन बिट्स होती हैं, ये फंक्शन बिट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जैसा कि हम मैंने बताया कि ये फंक्शन बिट्स आपके पास एएलयू कंट्रोल के पास जाती हैं, और एएलयू कंट्रोल इन फंक्शन बिट्स की बेस के ऊपर डिसीजन लेता है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये देखें जी, टू एएलयू कंट्रोल फंक्शन बिट्स नॉट यूज नॉर्मली होती है शिफ्ट अमाउंट और आरडी डेस्टिनेशन रजिस्टर जो होता है आपके पास वो राइट रजिस्टर होता है, फिर रीड, दोनों रीड रजिस्टर हैं, और फिर उसके बाद कंट्रोल लॉजिक है। इसके अंदर आपने अब जो गौर करना है, माइंड में रखें, आपके पास जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वो डेस्टिनेशन रजिस्टर आपके पास जो है वो किस चंक पर है, बिट्स की किन चंक्स पर है, ठीक है। अगर आप देखें तो 11 टू 15 जो बिट्स होती हैं, ये वाला जो चंक है ये आपके पास डेस्टिनेशन रजिस्टर का चंक है, कीप इन योर माइंड, ठीक है। अब जब हम आई टाइप की बात करते हैं तो हमारे पास आई टाइप के अंदर फॉर्मेट चेंज हो जाता है। जब फॉर्मेट चेंज होता है तो उसकी जो पहली 15 बिट्स हैं वो तो ऑफसेट वैल्यू होती है 0 टू 15, फिर इनको हम साइन एक्सटेंड करके 32 बिट में चेंज करके फिर जो भी हमारे पास ऑपरेशन होता है वो परफॉर्म करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास 5 बिट्स होते हैं वो आरटी की हैं, और आरटी ही हमारे पास आरडी होता है या डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। 16 से 20 बिट्स हैं। फिर हमारे पास 21 से 25 हमारे पास फर्स्ट सोर्स होता है रीड रजिस्टर ए, और लास्ट 6 बिट्स जो होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो होती हैं ये हमारे पास बेसिकली ऑप कोड, और ऑप कोड कंट्रोल यूनिट के पास आता है। अब गौर करें, कंट्रोल यूनिट के पास ऑप कोड जा रहा है जैसे पहले जा रहा था, तो ऑप कोड वाली बिट का कोई चेंजिंग नहीं होती, कहीं पर कभी चेंजिंग नहीं आएगी। फिर अगली 5 बिट देखें तो आर टाइप और आई टाइप दोनों में सोर्स रजिस्टर है ये, यहाँ पर भी चेंजिंग नहीं आई। लेकिन अब अगले रजिस्टर पे आ जाएं तो 16 से 20 वाला जो रजिस्टर का जो चंक, ये जो चंक है इसमें जो आरटी रजिस्टर है, आई टाइप अगर इंस्ट्रक्शन और मेमोरी की इंस्ट्रक्शंस हैं, तो मेमोरी की इंस्ट्रक्शन के अंदर बेसिकली आपके पास क्या होगा, लोड वर्ड की अगर इंस्ट्रक्शन है तो ये वाला जो रजिस्टर होगा ये एज ए डेस्टिनेशन यूज होगा। या फिर आप ऐड इमीडिएट वाली इस तरह की कोई अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है जो किसी कांस्टेंट के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, तब भी आपके पास जो डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा वो यही होगा, आरटी रजिस्टर ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी या ब्रांच की इंस्ट्रक्शन जो है, या आई टाइप ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के अलावा आई टाइप की अगर इंस्ट्रक्शन है तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि ये जो आरटी रजिस्टर है यही हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। अगर आप गौर करें तो आर टाइप के अंदर जो 11 से 15 वाली बिट्स का चंक है वो डेस्टिनेशन था, और यहाँ पर अगर आप आए तो इसके अंदर 16 से 20 बिट्स वाला जो चंक है वो हमारे पास डेस्टिनेशन रजिस्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा हमने अभी तक जो आर्किटेक्चर देखा था उसके अंदर देखा था राइट रजिस्टर डाटा या तो एएलयू से आता है, एएलयू का रिजल्ट, या फिर मेमोरी से वो डाटा आता है, लेकिन वो डाटा आपके डेस्टिनेशन रजिस्टर पे राइट होता है। तो वो जो डेस्टिनेशन रजिस्टर है वहां पे अब थोड़ी सा कंफ्लिक्ट आ गया है कि वो डेस्टिनेशन रजिस्टर हमारे पास जब हम इंस्ट्रक्शन को डी कोड करेंगे तो वो डी कोड करते हुए किस चंक को हम एज ए डेस्टिनेशन रजिस्टर अज्यूम करेंगे। तो हमने देख लिया कि अगर तो आर टाइप है तो हम 11 से 15 वाले चंक को कंसीडर करेंगे डेस्टिनेशन रजिस्टर, और अगर आपके पास आर टाइप नहीं है तो फिर आप किसको करेंगे, 16 से 20 वाले चंक को आप डेस्टिनेशन रजिस्टर फील करेंगे, अज्यूम करेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ यू हैव टू ऑप्शंस अबाउट द डेस्टिनेशन रजिस्टर एंड यू नीड टू सिलेक्ट ओनली वन अमंग देम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यू नीड अ मल्टीप्लेक्सर, ठीक है, विच विल हैव नॉर्मली टू इनपुट्स और उसकी एक आउटपुट होगी, और वो जो दो इनपुट्स में से एक आउटपुट आएगी, इट विल डिपेंड अपॉन दी वैल्यू ऑफ अ कंट्रोल सिग्नल, और वो जो कंट्रोल सिग्नल होगा वो नॉर्मली कंट्रोल यूनिट से जनरेट होगा, और कंट्रोल यूनिट ऑफ कोड को देख के कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल आर टाइप का सिनेरियो है, तो आर टाइप के सिनेरियो के अंदर आपके पास कंट्रोल यूनिट के पास जो ऑप कोड जनरेट होगा वो 0 का होगा। अब जैसे ही कंट्रोल यूनिट के पास ऑप कोड 0 का जनरेट हुआ है, तो कंट्रोल यूनिट ने फौरन से आपके मल्टीप्लेक्सर पे जो इनपुट होगी 11 टू 15 बिट डेस्टिनेशन के लिए, उसको हाई कर देना, वो वाला कंट्रोल सिग्नल जनरेट कर देना, और आपके पास जो डी का नंबर होगा वो 11 टू 15 वाला चला जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑप कोड आर टाइप का नहीं है, आई टाइप का, ऐड इमीडिएट का है, लोड वर्ड का है, इस तरह से अगर आपके पास है, तो तब आपके पास कंट्रोल यूनिट आपके पास 16 से 20 वाला जो चंक है बिट का, आर टी जो आपके पास आर डी ही बनती है, ये अगर आप गौर करें तो 16 से 20 वाला जो आपके पास चंक है, इस चंक का जो रजिस्टर नंबर होगा ये एज ए डेस्टिनेशन रजिस्टर सेलेक्ट होगा, और इसके ऊपर आकर आपका जो राइट रजिस्टर डाटा होगा वो राइट हो जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट ये देखें जी, इन दोनों को हमने हाईलाइट किया, तो दिस वाज इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपने हम आर्किटेक्चर पर। अभी तक ये आर्किटेक्चर हमने देखा है। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर को अपडेट किया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शन जब आ जाती है, आप देखें इंस्ट्रक्शन के आगे उसके साथ ही लिखा हुआ है ब्रैकेट में 0 टू 31, यानी कि 32 बिट का एक ही हमारे पास चंक होता है, 32 बिट का कंप्लीट इंस्ट्रक्शन होती है, इसको आप डिफरेंट चंक्स में डिवाइड करते हैं। ये जो चंक्स में डिवाइड करना है, दिस इज कॉल्ड डी कोडिंग। रजिस्टर्स के थ्रू आपके पास वो डाटा आता है, ए एल यू मीन ए एल यू रिजल्ट परफॉर्म करेगा। फिर अगर आपको मेमोरी अगर एक्सेस वाली इंस्ट्रक्शन थी, तो मेमोरी को एक्सेस करने के बाद जो रिजल्ट होता है वो वापस रजिस्टर में आता है, और ब्रांच के केस के अंदर ये ऊपर वाला जो ऐड लगा हुआ है, ये पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग या सिंपल पीसी प्लस 4 वाला रिजल्ट जो है वो प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करता है। अब हम देखते हैं, हमने जो अभी बात की डी कोडिंग की, तो डी कोडिंग के अंदर अगर आप देखें तो सबसे पहले ये देखिए जी, गौर करें तो ये आ गया 21 से 25। हमें पता है 21 से 25 क्या होता है, आर एस रजिस्टर है, ये आर एस आ गया जी, आर एस रजिस्टर। फिर आपके पास ये आ गया जी आर टी रजिस्टर, 16 से 20 बिट। अब गौर की बात करने की बात ये है कि ये जो 16 से 20 बिट का चंक आया है, कभी कभी तो ये भी डेस्टिनेशन होगा, और फिर इसके बाद एक और अभी चंक आएगा जो 11 से 15 होगा, कभी वो होगा। तो इसका मतलब है 11 से 15 और ये जो है 16 से 20, ये दोनों ही जो आपके पास चंक होंगे, ये एक मल्टीप्लेक्सर में जाएंगे, और फिर मल्टीप्लेक्सर में एक कंट्रोल यूनिट से एक सिग्नल आएगा जो कि सिलेक्ट करेगा। आप देखते हैं, ये देखें जी, अब आपके पास गौर करें तो आर डी 11 से 15, ठीक है, और आर टी आपके पास 16 से 20, ये दोनों में से एक आपके पास डेस्टिनेशन होगा, और इन दोनों में से एक जो डेस्टिनेशन होगा वो कंट्रोल यूनिट का जो सिग्नल होगा, अगर तो ये होगा आई टाइप तो ये 0 वैल्यू होगी, और अगर आर टाइप होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, और फिर आपके पास वो राइट रजिस्टर नंबर जो है ना वो आप गेट कर लेंगे। ओके जी, फिर इस तरीके से ये 16 बिट आपके पास जो ऑप कोड की होंगी, सॉरी 16 बिट जो ऑफसेट की होंगी वो आएंगी, और आपके पास जो 6 बिट आपके पास होती हैं ऑप कोड की, वो कंट्रोल यूनिट के पास जाती हैं, ये देखिए जी, और कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट कर देता है। अब आपके पास देखें तो आर टाइप के सिनेरियो के अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बिट्स हैं वो हैं फंक्शन बिट्स। फंक्शन बिट्स ऑब्वियसली एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है जी, जिसका अंदर फॉर एग्जांपल ये होगा कि जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उस ऑपरेशन से रिलेटेड एक कोड होगा। जैसे एडिशन के लिए एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 32, सब्ट्रैक्शन के लिए 34, इस तरीके से बाकी जो आपके पास ऑपरेशन है उनके लिए। तो जहां पर आपके पास ये इमीडिएट वैल्यू आ रही है ना 16 बिट की, आर टाइप के केस में यही से 6 बिट की, ये देखें जी, एएलयू कंट्रोल जो लगा हुआ है, एएलयू कंट्रोल ने आपके एएलयू को कंट्रोल करना है, और इसने खुद कहाँ से कंट्रोल होना है, वो एएलयू ओप से होना है, और एएलयू ओप आपके पास कहाँ से आएगा, वो मेन कंट्रोल यूनिट से आएगा, और वो होगा क्या, वो 0001 एंड 10 होगा। अब होगा क्या कि इस एएलयू कंट्रोल की एक और इनपुट होगी जिसको आप फंक्शन बिट्स कहेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये
इमीडिएट वैल्यू सेक्शन वाले सेक्शन से 0 से 5 6 बिट्स का ये फंक्शन कोड FC इज अ फंक्शन कोड। ये जो फंक्शन कोड आपके पास आ रहा है 6 बिट्स का, ये आपके पास ALU कंट्रोल में जाएगा। अब ALU कंट्रोल इस 6 बिट्स को और ALU ऑफ जो 10 होगा उसकी बेस के ऊपर एक डिसीजन लेगा, और वो डिसीजन आपके पास ALU को कंट्रोल करने के लिए आगे एक सिग्नल जनरेट होगा। तो ये अब हमारे पास एक अगेन थोड़ा सा जरा ब्रीफ आइडिया है अबाउट कंट्रोल सिग्नल। अब कंट्रोल सिग्नल्स की कंप्लीट डिस्कशन करते हैं कि ये जो कंट्रोल यूनिट ने सिग्नल जनरेट करने, कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे बेसिकली। तो सबसे पहले आप देखें डाटा मेमोरी के बाद जो मक्स लगा हुआ है, इस सिग्नल का नाम है मेमोरी टू रजिस्टर, ठीक है, और उसके ऊपर लोड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है ना, इस इंस्ट्रक्शन पर आपके पास सिग्नल हाई होगा या 1 होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप देखें तो लोड की इंस्ट्रक्शन जब 1 होगी तो मेमोरी टू रजिस्टर वाला सिग्नल जो है वो 1 होगा कंट्रोल यूनिट की तरफ से। आप देखें जरा, तो 1 के ऊपर ही मेमोरी का जो है ना डाटा आ रहा है, ठीक है। लोड वर्ड के अंदर क्या होता है, मेमोरी का डाटा ही आपके डेस्टिनेशन रजिस्टर पर जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब लोड की इंस्ट्रक्शन आएगी तो मेमोरी टू रजिस्टर जो होगा डाटा वो 1 होगा, अदरवाइज क्या होगा, ये 0 होगा ALU का आपके पास। जो कोई और इंस्ट्रक्शन अगर है और राइट रजिस्टर डाटा करना है तो उसके हमेशा वो 0 रहेगा। सेकंड आपके पास देखें जी, आपके पास रजिस्टर से पहले जो डेस्टिनेशन रजिस्टर कौन सा होगा, 16 से 20 बिट होगा या 11 से 15 बिट होगा, इसको कहते हैं रजिस्टर डेस्टिनेशन सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल का नाम है। और इसके साथ आपके पास लिखा हुआ है आर टाइप, नीचे देखें रजिस्टर डेस्टिनेशन के साथ ही नीचे आर टाइप लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है अगर आर टाइप होगा तो ये वैल्यू 1 होगी, और अगर आर टाइप नहीं होगा तो ये वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से आपके पास पीसी सोर्स, डाटा मेमोरी से ऊपर वाला जो मक्स लगा हुआ है, जो ऊपर लगा हुआ है उसके उसके ऊपर आप देखें तो ये पीसी सोर्स लिखा हुआ है, उसके साथ लिखा हुआ ब्रांच इक्वल एंड 0। ये अपने माइंड में रखना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रांच इक्वल एंड 0, ठीक है। इन दोनों को एंड, ब्रांच इक्वल के सिग्नल को और 0 के सिग्नल, इन दोनों के सिग्नल को एंड करना है, और उसकी जो आउटपुट होगी दैट विल बी अ पीसी सोर्स। और ब्रांच इक्वल का सिग्नल कहां से आएगा, वो कंट्रोल यूनिट से आएगा। कंट्रोल यूनिट ब्रांच इक्वल का एक सिग्नल जनरेट करेगी और नीचे से मेन ALU से 0 का फ्लैग आएगा। ये दोनों एंड गेट की इनपुट बनेंगे और एंड गेट की जो आउटपुट होगा उसको हम पीसी सोर्स का नाम देंगे। ओके जी, और नेक्स्ट हमारे पास मेन ALU जो है उसका जो सेकंड सोर्स लगा हुआ है, अगर आप उसको देखें तो ALU सोर्स, ठीक है। और ALU सोर्स के साथ ही नीचे जो लिखा हुआ वो मेमोरी लिखा हुआ है। इसका मतलब है जब मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन आएंगी, या दूसरी बात ये कह देते हैं कि जब आई टाइप इंस्ट्रक्शन आएंगी तो तब इसकी मक्स की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज जो आर टाइप की इंस्ट्रक्शन होगी या आपके पास ब्रांच की इवन इंस्ट्रक्शन होगी, तो ब्रांच की इंस्ट्रक्शन के लिए भी आपके पास इस मक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मेमोरी का केस होगा, या ब्रांच के अलावा कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन आपने अप्लाई करना होगा तो तब इसकी वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज इसकी वैल्यू 0 रहेगी। इसके बाद रजिस्टर्स को देखें अगर आप, तो रजिस्टर के केस के अंदर रजिस्टर के ऊपर आ रहा है एक रजिस्टर राइट का सिग्नल, ठीक है। अगर आपके पास राइट रजिस्टर है ऑप्शन तो आप करेंगे, फॉर एग्जांपल आर टाइप में रजिस्टर डेस्टिनेशन हो सकता है, राइट रजिस्टर का ऑप्शन हो सकता है। इसी तरीके से मैं लोड वर्ड के केस में राइट रजिस्टर पॉसिबल है। फिर आप डाटा मेमोरी पर आए हैं तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है मेमोरी राइट, तो मेमोरी राइट का सिग्नल सिर्फ और सिर्फ साथ ही स्टोर लिखा हुआ आ रहा है, तो स्टोर वर्ड के केस में 1 होगा, अदरवाइज 0 रहेगा। फिर आप देखें दूसरा सिग्नल मेमोरी का, नीचे मेमोरी डाटा मेमोरी के नीचे आप देखें तो लिखा हुआ आ रहा है मेमोरी रीड, तो ये मेमोरी रीड का सिग्नल सिर्फ लोड वर्ड के केस में 1 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। ओके जी, इस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट को देख लें जरा, इस डाटा स्ट्रक्चर को, सॉरी, इस डाटा डाटा जो हमारे पास है सिंगल साइकिल डाटा पाथ। इस सिंगल साइकिल डाटा पाथ को अगर आप देखें तो इसके अंदर अब हमारे पास ये कंट्रोल सिग्नल्स भी नजर आ रहे हैं, और इन तमाम कंट्रोल सिग्नल का लिंक यहाँ से देख रहे हैं कंट्रोल यूनिट से, ये एरो आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली ये एरो ही ये सिग्नल्स हैं, तो कंट्रोल यूनिट की एक्सेस है हर चीज के ऊपर। अब हम कंट्रोल यूनिट को डिस्कस करते हैं, और कंट्रोल यूनिट को डिस्कस करने से पहले अब देखते हैं कंट्रोल यूनिट की इनपुट क्या है और कंट्रोल यूनिट की आउटपुट क्या होती है। तो इस डायग्राम से देखें जी, कंट्रोल यूनिट की जो इनपुट है वो ऑप कोड है, 6 बिट का ऑप कोड आ रहा है, ठीक हो गया जी। तो ये ऑप कोड बेसिकली इनपुट बनेगा,
और ऑप कोड इनपुट बनने के बाद इस कंट्रोल यूनिट से आउटपुट पर क्या मिलेंगे, कंट्रोल सिग्नल्स मिलेंगे। और कंट्रोल सिग्नल्स किस तरह मिलेंगे, हर इंस्ट्रक्शन की अगेंस्ट कंट्रोल सिग्नल्स मिलेंगे। चलें जी अब देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक अब हम कंट्रोल यूनिट को डिजाइन करने लगे हैं। और कंट्रोल यूनिट की डिजाइनिंग से पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप लोगों ने और ज्यादा अटेंटिवली इस लेक्चर को अब सुनना है। ओके जी, इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, इंस्ट्रक्शन के नीचे जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो आ जाएगी। फिर उसके आगे ऑप कोड का है, हर इंस्ट्रक्शन का ऑप कोड होता है जी, वो जो भी ऑप कोड आएगा वो हम लिख देंगे। अभी हम इस टेबल को फिल करेंगे, ठीक है। रजिस्टर राइट, अगर तो रजिस्टर राइट होता है उस इंस्ट्रक्शन के अंदर तो यस 1 वैल्यू हो जाएगी, अदरवाइज 0 हो जाएगी। एएलयू सोर्स, एएलयू का सेकंड सोर्स, और इस सोर्स के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास ब्लू कलर में रजिस्टर और इमीडिएट, और रजिस्टर के साथ आपके पास 0 लिखा हुआ आ रहा है और इमीडिएट के साथ 1 लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तो आपके पास एएलयू का सेकंड सोर्स भी रजिस्टर है यानी कि आर टाइप है तो ये एएलयू सोर्स की वैल्यू 0 होगी, अदरवाइज ये 1 होगी। बार बार हमें डायग्राम पे ना जाना पड़े आर्किटेक्चर की, तो इसीलिए हमने यहाँ पर आसानी के लिए ऊपर हिंट दे दिया कि रजिस्टर होगा तो मक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये इमीडिएट वैल्यू है तो ये मक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर इसके बाद है मेमोरी टू रजिस्टर। मेमोरी टू रजिस्टर के अंदर आपको ऊपर हिंट दिया हुआ है कि अगर वो मेमोरी से डाटा रजिस्टर की तरफ जा रहा है, मीन्स कि अगर आपके पास लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है तो तब आपके पास इस मक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज अगर एएलयू का डाटा जा रहा है रजिस्टर में तो आपके इस मक्स की वैल्यू आपके पास ये इस कंट्रोल सिग्नल की जो वैल्यू है वो 0 रहेगी। फिर इसके बाद है रजिस्टर डेस्टिनेशन। रजिस्टर डेस्टिनेशन आपके पास हमने देखा कि अगर उसके ऊपर ही हिंट लिखा हुआ है कि अगर आर डी इज द डेस्टिनेशन रजिस्टर, मतलब आर टाइप का सिनेरियो है और आर टाइप के सिनेरियो में आर डी अगर डेस्टिनेशन रजिस्टर है तो इस सिग्नल की वैल्यू, कंट्रोल सिग्नल की वैल्यू 1 होगी, अदरवाइज ये 0 होगी। मेमोरी रीड का सिग्नल सिर्फ लोड वर्ड के केस में 1 होता है, अदरवाइज वो हर केस में 0 रहता है। मेमोरी राइट का सिग्नल सिर्फ स्टोर वर्ड के केस में 1 रहता है, अदरवाइज ये 0 रहता है। और पीसी सोर्स, पीसी सोर्स सिर्फ ब्रांच के केस में 1 होता है और अदरवाइज ये 0 रहता है। और एएलयू ओप, एएलयू ओप के ऊपर 3 ऑप्शन आपके पास गिवन है कि अगर तो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है तो 0 0 होता है एएलयू ओप की वैल्यू, और अगर ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है तो 0 1, और अगर आपके पास आर टाइप इंस्ट्रक्शन है तो ये 1 0। तो इसी की इंफॉर्मेशन पर अब हम इसको फिल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, आर फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन आई, आर फॉर्मेट में जो ओप कोड है वो 0 है, 6 बिट्स में 0 है। रजिस्टर राइट होता है जिसके अंदर 1 होगा। एएलयू सोर्स ऊपर देखें रजिस्टर के लिए 0 था तो ये 0 आ गया। मेमोरी टू रजिस्टर देखें, एएलयू से अगर रिजल्ट जाएगा तो आर टाइप के अंदर एएलयू से रिजल्ट जाता है तो इसकी वैल्यू 0 है जी, 0 लिख दी। रजिस्टर डेस्टिनेशन आर टाइप के केस में आर डी इज अ डेस्टिनेशन रजिस्टर, तो आर डी 1 के ऊपर है तो आप देखें तो यहाँ पर 1 आ गया। मेमोरी टू मेमोरी रीड सिर्फ ए लोड वर्ड के केस में 1 होगी, आर टाइप लोड वर्ड नहीं है तो ये 0 है। मेमोरी राइट सिर्फ स्टोर वर्ड के केस में 1 होगी, और ये आर टाइप स्टोर वर्ड नहीं होती, स्टोर वर्ड ये आर टाइप नहीं होती तो ये 0 रहेगा। पीसी सोर्स सिर्फ ब्रांच के केस में, और आर टाइप में ब्रांच की इंस्ट्रक्शन नहीं होती तो इसलिए ये 0 है। और एएलयू आर टाइप के केस में 1 0 होता है तो ये 1 0 लिख। इस तरीके से आप लोड वर्ड के सारे लिख लेंगे और स्टोर वर्ड एंड देन ब्रांच के केस। अगर आप स्टोर वर्ड और ब्रांच को देखें तो आपके पास मेमोरी टू रजिस्टर और रजिस्टर डेस्टिनेशन ये दोनों आपके पास क्रॉस लिखा हुआ लगा हुआ आ रहा है, तो इस क्रॉस का मतलब होता है डोंट केयर। और डोंट केयर का मतलब क्या होता है कि अब कोई भी ऑपरेशन अप्लाई, यहाँ की वैल्यू कुछ भी हो, इस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेशन या एग्जीक्यूशन में कोई इशू नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जरा गौर करते हैं कि जो स्टोर वर्ड की इंस्ट्रक्शन है वो क्या करती है कि रजिस्टर का डाटा लेकर मेमोरी पे राइट कर देती है। इसका मतलब है जब वो मेमोरी को एक्सेस करती है तो मेमोरी को एक्सेस सिर्फ राइट पर्पस के लिए करती है, और जब मेमोरी को एक्सेस राइट पर्पस के लिए करेगी तो मेमोरी को एक्सेस करने के बाद मेमोरी के बाद जो भी चीज लगी हुई है उसका कंसर्न नहीं होगा इसको। तो मेमोरी के बाद क्या होता है, राइट बैक। सबसे पहले फैच होता है, फिर डीकोड होता है, फिर एग्जीक्यूशन होती है, फिर मेमोरी, और मेमोरी के बाद क्या होता है, राइट बैक वाला काम। तो इसका मतलब है आपके पास जो मेमोरी टू रजिस्टर वाला सिग्नल होगा वो कब होगा कि मेमोरी को जब एक्सेस कर लिया, मेमोरी के बाद अब आप रजिस्टर में डाटा लेके जा रहे हैं, तो स्टोर वर्ड का तो मेमोरी के बाद कोई कंसर्न नहीं है, तो मेमोरी पे आके स्टोर वर्ड की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है। तो इसका मतलब है मेमोरी टू रजिस्टर का डाटा कुछ भी है तो स्टोर वर्ड के केस में एग्जीक्यूशन का में जो है वो कोई इशू नहीं आएगा, सिर्फ मेमोरी को एक्सेस इसने करना था राइट पर्पस के लिए, वो हो गया। रजिस्टर डेस्टिनेशन, रजिस्टर डेस्टिनेशन भी क्या होता है, राइट बैक में आपके पास जो डाटा राइट होने के लिए आ रहा होता है तो वो राइट किस रजिस्टर पे होगा, दैट इज अ रजिस्टर डेस्टिनेशन ना। तो इसका मतलब है स्टोर वर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, स्टोर वर्ड ने तो सिर्फ मेमोरी तक अपना काम करना था, और मेमोरी को जब एक्सेस कर लिया
तो उसने अपना डाटा मेमोरी में राइट करवा दिया। अब उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई। अब कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी तो उसके हिसाब से फिर हमारा आर्किटेक्चर डिपेंडिंग आर्किटेक्चर को फॉलो कर लेगी अपने डाटा पाथ के हिसाब से। अब ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन क्या होती है? ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन भी नॉर्मली फेच होती है, फिर डिकोड होती है, एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के अंदर आती है। तो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस का पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग है और फिर एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के बाद ये पीसी प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर देती है। इसका मेमोरी से भी कोई लेना देना नहीं है ब्रांच इंस्ट्रक्शन का। तो इसका मतलब है मेमोरी टू रजिस्टर का जो सिग्नल है वो कुछ भी हो इसको फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टर डेस्टिनेशन भी कुछ भी हो उसको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसके बाद मेमोरी रीड और मेमोरी राइट का जो है हमने हमें होना तो ये है कि मेमोरी रीड और मेमोरी राइट पे भी ब्रांच इक्वल का कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन कंसर्न मेमोरी की एक्सेस पे होता है। मेमोरी या तो अगर जब भी होगी रीड होगी या राइट होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेमोरी या तो अगर रीड नहीं हो रही है तो जीरो, राइट नहीं हो रही है तब भी जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वो इंस्ट्रक्शन जो मेमोरी को एक्सेस करती हैं तो अकॉर्डिंग टू द यूज मेमोरी के जो कंट्रोल सिग्नल होंगे उनका वैल्यू आ जाएगी। अगर कोई इंस्ट्रक्शन मेमोरी को एक्सेस नहीं करती तो मेमोरी के जो सिग्नल है मेमोरी रीड और मेमोरी राइट वो तब भी कोई वैल्यू रखेंगे और वो वैल्यू होगी जीरो। तो मेमोरी रीड और राइट कभी भी डोंट केयर नहीं होगा, कीप इन योर माइंड। ठीक हो गया? ओके जी। अब हम आते हैं अपने इस डिजाइनिंग की तरफ। और डिजाइनिंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट जो है वो वे हैं। रैंडम लॉजिक के थ्रू कर सकते हैं, पीएल एंड पीएल प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे और प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, ये डीएलडी के कॉन्सेप्ट हैं। किसी कॉन्सेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं अभी आपकी इम्प्लीमेंटेशन एक करवाता हूँ। अब होता क्या है, अभी हम जो कंट्रोल यूनिट डिजाइन करने लगे ना वो सिर्फ ये चार इंस्ट्रक्शन के ऊपर करने लगे हैं। आर टाइप की इंस्ट्रक्शन, लोड वर्ड, स्टोर वर्ड और ब्रांच इक्वल, ये हमने पढ़ी है। इसी के ऊपर करते हैं। इससे इसके अलावा आप खुद से जनरेट कर लेंगे जब आपको इन चार से के थ्रू आ जाएगा ना। बाकी सब के लिए आप खुद से कर लेंगे जी। ओके जी। अब होगा क्या कि आपके पास जो ओप कोड होता है ना वो कंट्रोल यूनिट की इनपुट होती है। 6 बिट्स होती हैं तो आप 6 हर बिट के लिए एक इनपुट होगा। तो ओप कोड 0, ओप कोड 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप देखें तो ये राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इंक्रीजिंग मोड होता है। राइट मोस्ट राइट वाला जो ओप कोड होगा वो ओप कोड 0 वैल्यू होगी। फिर आप लेफ्ट की तरफ बढ़ते रहेंगे और आपके पास ओप कोड 1, ओप कोड 2, 3, 4, 5, ओप कोड 0 से ओप कोड 5 तक ये 6 इनपुट्स होंगी। और ये 6 इनपुट्स क्या होंगी कि आर फॉर्मेट के अंदर जरूरी है 6 के 6 का 0 होना। लोड वर्ड की अगर इंस्ट्रक्शन है तो जरूरी है कि ओपकोड 0, ओपकोड 1 और ओपकोड 5 ये 1 हो, और ओपकोड 2, ओपकोड 3, ओपकोड 4 ये 0 हो। तो जरूरी है कि यही ओपकोड होंगे तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन होंगी। तो इसका मतलब यह है कि जब इंपॉर्टेंट होती है और हर एक चीज का होना बहुत जरूरी होता है तो आप एंड गेट लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या होगा, ये वाले इनपुट, ये तमाम इनपुट एंड गेट में जाएंगी। अब होगा क्या, हमें पता है कि जो 0 वैल्यू होती है वो इन्वर्टेड वैल्यू होती है, जो 1 होती है वो डायरेक्ट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की 6 वैल्यू इन्वर्टेड हों, ये जरूरी है एंड गेट की इनपुट के लिए। और इसकी जो आउटपुट होगी फिर उसको हम आर फॉर्मेट का नाम देंगे कि ये जो ऑपकोड आया है ये आर फॉर्मेट का है। और अगर आपके पास लास्ट वाला जो ऑपकोड की इनपुट है ये डायरेक्ट आया एंड गेट की इनपुट पर, फिर आपके पास ये 3 आपको नजर आ रहे हैं 0, तो तीनों ही इन्वर्टेड या बबल्ड वैल्यू आ जाए और फिर दोनों आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाए, एंड गेट की इनपुट बन जाए और एंड गेट की जो आउटपुट होगी उसको हम नाम देंगे लोड वर्ड का। जैसा कि ये देखें जरा, यहाँ पर सबसे पहले जो लेफ्ट साइड पे एंड गेट लगा हुआ है आपने देखा ये ओपकोड 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 ओपकोड की लाइन है। ओपकोड 0 भी इन्वर्टेड है, 1 भी, 2 भी, 3, 4, 5 सारे आप बबल वैल्यू देख रहे हैं। तो बबल वैल्यू 0 को शो करती है। तो सारे 0 हैं। अगर एंड गेट की इनपुट पर सारे 0 आ जाए 6 के 6 तो इसके आउटपुट को आपने नाम क्या देना है, आर फॉर्मेट का। और अगर आपके पास ओपकोड 5, ओपकोड 0, ओपकोड 1 ये डायरेक्ट आ जाए और ओपकोड 2, 3, 4 ये आप देख रहे हैं बबल्ड आ जाए तो आपके पास लोड वर्ड का। इसी तरीके से आप स्टोर वर्ड का और ब्रांच इक्वल का एंड गेट के थ्रू आप इसको चेक कर लेंगे और हर फॉर्मेट के अगेंस्ट या हर इंस्ट्रक्शन के ओपकोड के अगेंस्ट उस इंस्ट्रक्शन का नाम लिख देंगे। अब आगे देखते हैं जी क्या होता है। आगे हर कॉलम को अब आपने चेक करना है। पहला कॉलम क्या है, रजिस्टर राइट। आप रजिस्टर राइट देखें तो आपको नजर आ रहा है आर फॉर्मेट और लोड वर्ड। तो इन दोनों केस में आर फॉर्मेट हो या लोड वर्ड हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां जहां ये वैल्यू 1 दे रहा है ना वहां वहां पर आप और गेट लगाएंगे और उसके आउटपुट को आप और गेट के आउटपुट को
इस कंट्रोल सिग्नल का नाम दे देंगे और इस कंट्रोल सिग्नल का नाम क्या है, रजिस्टर राइट। ये देखते हैं जी, तो आप देखते हैं जी ये आर फॉर्मेट रजिस्टर राइट का सिग्नल आप देखें तो ये आउटपुट्स के नीचे रजिस्टर डेस्टिनेशन है, फिर ALU सोर्स है, फिर मेमोरी टू रजिस्टर है, फिर रजिस्टर राइट है। और रजिस्टर राइट क्या है, आर गेट की आउटपुट का नाम है। और आर गेट किस किस पे लगा हुआ है, आर फॉर्मेट और ये लोड वर्ड। ये देखें जरा, तो यहीं पर हमारे पास 1 1 था, तो आपने क्या किया, आर फॉर्मेट और ये लोड वर्ड। जब आर फॉर्मेट का ऑपकोड आ जाए तो रजिस्टर राइट बंद हो जाएगा, या अगर लोड वर्ड का ऑपकोड आएगा तो फौरन से आपके पास रजिस्टर राइट का सिग्नल भी बंद हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं जी ALU सोर्स। ALU सोर्स क्या है जी, लोड वर्ड और स्टोर वर्ड दोनों सीन के सिनेरियो के अंदर, दोनों इंस्ट्रक्शन के केस में ये वन है, तो इन दोनों के केस में आपके पास ऑर गेट लग जाएगा। तो ये ALU सोर्स, ये देखें रजिस्टर डेस्टिनेशन पहला कंट्रोल सिग्नल, दूसरा कंट्रोल सिग्नल ALU सोर्स है। तो ALU सोर्स की जो लोड वर्ड और स्टोर वर्ड, ये दोनों देखें जी इनपुट है ऑर गेट की, और ये और अगर आपके पास लोड वर्ड का आउटपुट आएगा तो ALU सोर्स वन हो जाएगा, और अगर आपके पास स्टोर वर्ड का सिग्नल आएगा तो भी ALU सोर्स वन हो जाएगा। अब इसके बाद आ जाए मेमोरी टू रजिस्टर। मेमोरी टू रजिस्टर के अंदर सिर्फ लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि लोड वर्ड का अगर ओपकोड आता है तो लोड वर्ड की इंस्ट्रक्शन, ऐसे लोड वर्ड की जो वैल्यू है जैसे वो वन होगी, ओपकोड का जब लोड वर्ड का ओपकोड आएगा तो आपने सिंपल यहीं से एक डायरेक्ट लाइन खींच लेनी है, और जब डायरेक्ट लाइन आप खींचेंगे तो उस लाइन का नाम आप दे देंगे मेमोरी टू रजिस्टर। इस तरीके से रजिस्टर डेस्टिनेशन सिर्फ और सिर्फ आर फॉर्मेट है, तो आर फॉर्मेट से डायरेक्ट एक लाइन आएगी जो कि रजिस्टर डेस्टिनेशन बन जाएगा। मेमोरी रीड सिर्फ लोड वर्ड के केस में होता है, तो फिर अगेन जी लोड वर्ड के डायरेक्ट आप लाइन को खींच लेंगे, उसको मेमोरी रीड का सिग्नल दे देंगे। और आपके साथ मेमोरी राइट का क्या है जी, स्टोर वर्ड के साथ ही आपके पास मेमोरी राइट का सिग्नल आ जाता है जी। इसी तरीके से पीसी सोर्स सिर्फ ब्रांच के केस में, तो आपके पास ब्रांच के केस में डायरेक्ट लाइन आ जाएगी। देखते हैं जी, रजिस्टर डेस्टिनेशन सिर्फ आर फॉर्मेट के केस में था, तो आप देखें जी पहला कंट्रोल सिग्नल आर फॉर्मेट है, तो आर फॉर्मेट से डायरेक्ट लाइन आ गई और रजिस्टर डेस्टिनेशन आपने उसको नाम दे दिया। इस तरीके से मेमोरी टू रजिस्टर सिर्फ लोड वर्ड के केस में होता है, तो ये देखें थर्ड इंस्ट्रक्शन जो आपके पास कंट्रोल सिग्नल है, तो मेमोरी लोड वर्ड के से डायरेक्ट लाइन आई और उसको आपने मेमोरी रजिस्टर मेमोरी टू रजिस्टर कंट्रोल सिग्नल का नाम दे दिया। इस तरीके से मेमोरी रीड के केस में भी ऐसे ही होगा। ये देखिए जी मेमोरी रीड का सिग्नल है, तो लोड वर्ड के सीन में एक सिनेरियो में सिर्फ लोड वर्ड का जो आपके पास आउटपुट आएगा, तो इस लोड वर्ड की आउटपुट से डायरेक्ट लाइन मेमोरी रीड बनेगी, और स्टोर वर्ड की डायरेक्ट लाइन मेमोरी राइट बनेगी, और ब्रांच की डायरेक्ट लाइन ब्रांच बनेगी। अब जो एक बात है जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ALU ऑफ, ये तमाम सिग्नल सिंगल बिट के थे, लेकिन जो ALU ऑफ है ना वो 2 बिट सिग्नल है। और अगर आपके पास ये 2 बिट्स का सिग्नल है ना, तो इस 2 बिट के सिग्नल को देखना बड़ा ही जरूरी है। अगर आप देखें तो आपके पास ये 2 बिट में क्या होगा, सबसे पहले 1 0 लिखा हुआ है ALU ऑफ, तो ये जो जीरो है ना ये आपके पास ALU ऑफ जीरो वैल्यू है। हमें पता है कि राइट साइड पे लीस्ट बिट होती है और लेफ्ट साइड पे जाते रहते हैं तो मोस्ट बिट, यानी कि उसका ऑर्डर बढ़ता रहता है। तो आपके पास ये जो जीरो है 1 0 के सिनेरियो में जीरो इज द ALU ऑफ जीरो, और ये जो वन है तो ये ALU ऑफ वन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास ये जो ALU ऑफ है ये 2 बिट का सिग्नल है। अब हमने अभी तक पिछले सिग्नल के साथ क्या करते आए हैं, पिछले सिग्नल में ये करते आए हैं कि जहां जहां वन था उसको हाईलाइट करते आए हैं। तो यहाँ पर भी देखें ALU ऑफ जीरो, तो ये पहले वाले जो कॉलम है ALU ऑफ का 0 0 0 1, ये ALU ऑफ जीरो की वैल्यू है। और दूसरा जो ALU ऑफ वन की वैल्यू वो क्या 1 0 0 0। अगर आप ALU ऑफ जीरो को देखें तो मुझे बताएं ALU ऑफ जीरो कब वन है, ALU ऑफ जीरो की वैल्यू कब वन है जी। काफी देर के बाद आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है, इसका आंसर दें। ALU ऑफ जीरो की वैल्यू वन कब है, ALU ऑफ जीरो। अब जरा देखें, इधर आ जाएं, ये देखें सबसे लास्ट वाले दो आपके पास कंट्रोल सिग्नल है ALU ऑफ जीरो और ALU ऑफ वन। जो ALU ऑफ जीरो है ये ब्रांच इक्वल के केस में आपने बताया था, तो देखें जी ब्रांच इक्वल से डायरेक्ट लाइन आई उसको ALU ऑफ जीरो कह दिया, और आर फॉर्मेट से डायरेक्ट लाइन आई तो उसको आपने ALU ऑफ वन कह दिया। तो ये अगर मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर लूं तो इस बॉक्स के अंदर इसकी इनपुट जो होंगी सिर्फ ये ऑपकोड होगी, और इसकी आउटपुट सिर्फ ये कंट्रोल सिग्नल्स होंगे। और वो यही वो बॉक्स है जो कंट्रोल यूनिट का हमने अभी तक देखा है। तो ये अभी हमने 4 टाइप के इंस्ट्रक्शन के लिए किया था। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बाकी जितनी इंस्ट्रक्शंस है उनके ऑपकोड देखने हैं, और उस ऑपकोड के अगेंस्ट जो उसके जो कंट्रोल सिग्नल हाईलाइट होते हैं वो देखने हैं, और आप लोगों ने इस तरह से कंट्रोल यूनिट को आप लोगों ने जो है वो डिजाइन करना है। अब आप लोगों को समझ आ रही है, वो जो पहली असाइनमेंट थी जिसको मैंने अभी तक आप लोगों से सबमिट नहीं करवाया, मैंने नहीं कहा कि आप लोग सबमिट कर दें। आप देख रहे हैं कि डे बाय डे वो असाइनमेंट कितनी एक्सटेंड होती चली जा रही है,
और वो अब 1 या 2 पेज की बात नहीं रहेगी, बल्कि वो बहुत ज़्यादा पेजेज़ के ऊपर आएगी और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट उस असाइनमेंट में आएँगे। तो दिस इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट असाइनमेंट कि अब आपने कंट्रोल यूनिट को डिज़ाइन तक कर लिया, ठीक है? रोल ऑफ अ कंट्रोल यूनिट, यही हमने लिखा था ना असाइनमेंट का जो टाइटल था, तो रोल ऑफ अ कंट्रोल यूनिट डे 1 से हम इसको एक्सप्लोर करते आ रहे हैं, ठीक है? और उसके एक्सप्लोर करते हुए आज भी हमने उसी को एक्सप्लोर किया है। तो आप लोगों ने जो कंट्रोल यूनिट को बाकी जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं, कम अज़ कम ये जितने मैंने 4 इंस्ट्रक्शन लिखी है ना, आर फॉर्मेट के अलावा आपने लोड वर्ड, स्टोर वर्ड, ब्रांच इक्वल लिखे, तो कम अज़ कम आप लोग 2 से 3 इंस्ट्रक्शंस और लें। कम से कम हर बंदा 4-4 इंस्ट्रक्शन ले और 4-4 इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट इसको जो है वो कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करवाए। ओके जी, अब ये देखें जी, ये कंट्रोल सिग्नल के साथ हमारे पास हमारा जो है ये सिंगल साइकिल डाटा पाथ है। अगर आप गौर करें तो सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर लगा हुआ है और PC+4 के लिए आपके पास ये PC+4 आ रहा है। फिर PC+4 आगे एडर में जा रहा है, तो वो ब्रांच इक्वल के या ब्रांच नॉट इक्वल के लिए आ रहा है। तो ये इंस्ट्रक्शन आ रही है, इंस्ट्रक्शन 32 बिट्स में डिकोड हो रही है, 6 बिट्स ऑप कोड की कंट्रोल यूनिट में जा रहे हैं, 5 बिट्स RS रजिस्टर नंबर आ रहा है, 5 बिट RT रजिस्टर नंबर आ रहा है, फिर ये RD होगा या आगे नेक्स्ट 5 बिट्स जो है ना RD होंगी, इन दोनों में से जो भी RD होगा उसका अगर आप देखें कंट्रोल सिग्नल, ये आपके पास पर्पल कलर में ये कंट्रोल सिग्नल नजर आ रहा है, जिसका डायरेक्ट लिंक कंट्रोल यूनिट से है, कंट्रोल यूनिट से डायरेक्ट यहाँ पर आ रहा है। फिर अगर आई टाइप है तो 16 बिट का ऑफसेट आएगा, वो साइन एक्सटेंड होने के बाद 32 बिट का आएगा, वो 32 बिट आपके अगर तो ऑपरेशन होना है उसके ऊपर तो वो 1 ALU सोर्स के पे आ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं। तो ये जो मक्स है, तो इस मक्स के ऊपर जो ऑरेंज सॉरी पर्पल लाइन जो आपके पास नजर आ रही है, दैट इज अ कंट्रोल सिग्नल। और इसको अगर आप पीछे लेके जाएं कंट्रोल यूनिट से, तो डायरेक्ट इसका कंट्रोल यूनिट के साथ लिंक है और उसका नाम है ALU सोर्स। ठीक हो गया जी। इसी तरीके से आपके पास ये 6 बिट्स फंक्शन कोड की हैं, ALU कंट्रोल में आ रही हैं। ALU कंट्रोल की जो इनपुट है वो ALU ओप है, ये देखें ज़रा। ये ALU ओप डायरेक्ट ALU कंट्रोल में आ रहा है और ALU कंट्रोल ALU ओप और आर फॉर्मेट के अंदर ALU ओप के साथ-साथ फंक्शन बिट की बेस पे आपके पास एक डिसीजन ले रहा है। तो अब आपने जो काम करना है वो ALU कंट्रोल को डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। आप लोगों ने कंट्रोल यूनिट भी डिज़ाइन करना है एटलीस्ट 4 इंस्ट्रक्शंस के लिए जो पढ़ाई है इसके अलावा। और आपने इसके साथ-साथ ALU कंट्रोल भी डिज़ाइन करना है जी, ठीक हो गया? ALU कंट्रोल ने भी वैसे ही डिज़ाइन होना है जैसे कंट्रोल यूनिट ने डिज़ाइन होना है। आपने इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और आप लोगों ने ये जो है नेक्स्ट क्लास से पहले-पहले इसको बना के और आप लोगों ने सबमिट करवाना है। तो इस तरीके से आपने देखा कि तमाम कंट्रोल सिग्नल, ये 2 सिग्नल मेमोरी डाटा मेमोरी के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो पहले वाला जो सिग्नल नज़र आ रहा है, लेफ्ट वाला सिग्नल, वो मेमोरी राइट का है, जो राइट पे आपको नज़र आ रहा है वो आपके पास मेमोरी रीड का है। फिर आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास है जी शुएब गिल, पूछ सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है जी आपका। ओके जी, ये हमारे पास जो आर्किटेक्चर नज़र आ रहा है इसको अब गौर से देख लें ज़रा आप ना। तो ये जो आर्किटेक्चर है इसको हम कहते हैं सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर। और अभी इसके अंदर थोड़ी-सी चेंजिंग आनी है, वो चेंजिंग क्या है? देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब ब्रांच इक्वल का जी हमारे पास था। ब्रांच इक्वल के लिए हमने क्या कहा था कि जब ब्रांच इक्वल, ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स आपके बने हुए हैं, लेकिन ब्रांच के केस में पीसी सोर्स का जो आपके पास कंट्रोल सिग्नल है वो नहीं बना हुआ। वो आप लोग मुझे बताएँ कि वो कंट्रोल सिग्नल कैसे कैसे जनरेट होगा? जी। पीसी सोर्स वाला मुझे बताएँ कि कंट्रोल सिग्नल जो है वो कैसे बनेगा जी? पीसी सोर्स का कंट्रोल सिग्नल है ना, जिसमें ये डिसाइड करना है कि प्रोग्राम काउंटर में पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग जो कि ब्रांच के केस में होती है, वो वाला जो है एड्रेस जाएगा या कि सिंपल पीसी प्लस 4 वाला। ये मक्स की जो कंट्रोल सिग्नल है, ये कैसे जनरेट होगा? बाकी सारे तो डायरेक्ट ही कंट्रोल यूनिट से जनरेट होते हैं। लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल यूनिट से ही जनरेट नहीं होगा, बल्कि इसके साथ-साथ इसमें हमें और भी चीज़ें देखनी होती हैं। ये बता चुका हूँ जी लेक्चर के अंदर ही। ओके जी, मुझे इसका आंसर दें कि ये जो पीसी सोर्स है, प्रोग्राम काउंटर को जो अपडेट करने से पहले ये जो ऊपर हमारे पास ऐड लिखा हुआ है उसके बाद जो आपके पास मक्स लगा हुआ है,
इसने पीसी सोर्स आना है प्रोग्राम काउंटर। ब्रांच का इंस्ट्रक्शन आएगी तो ब्रांच के इंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी है। इसका मतलब है ब्रांच इक्वल आपके पास आता है, तो ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन अगर होगी तो फिर आप क्या करते हैं, उसके साथ साथ आप देखते हैं कि मेन एएलयू से ये जो जीरो फ्लैग है, ये जो जीरो फ्लैग है, ये जीरो फ्लैग भी हाई होना चाहिए। मैंने पीछे अभी आपको जो पीसी सोर्स कंट्रोल सिग्नल पढ़ाया था तो उसमें लिखा था कि ब्रांच इक्वल एंड जीरो, और जब ब्रांच इक्वल और एंड जीरो को मैंने इलेबरेट किया तो मैंने कहा आपको कि ब्रांच इक्वल भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ जीरो वाला फ्लैग भी ऑन होना चाहिए, तब आपके पास पीसी सोर्स हाई होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, ये ब्रांच इक्वल आप देखें कंट्रोल यूनिट से ब्रांच इक्वल का एक सिग्नल निकलेगा जब ब्रांच इक्वल का ऑप कोड होगा, तो उस ऑप कोड के अगेंस्ट से ब्रांच इक्वल का सिग्नल आएगा, उसके साथ ही ये जीरो वाला फ्लैग आएगा यहाँ पर। और अगर ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन हो और उसके साथ साथ आपके पास ये जीरो फ्लैग भी ऑन हो, तो उस केस के अंदर एंड गेट की आउटपुट 1 होगी, और ये 1 इस एंड गेट के आउटपुट को आपने पीसी सोर्स का नाम दिया है, और ये जब 1 होगी तो 1 के ऊपर आपने देखा कि पीसी रिलेटिव एड्रेसिंग वाला वैल्यू आ रही है, दैट इज पीसी प्लस 4 प्लस इमीडिएट मल्टीप्लाई बाय 4। तो ये 1 तभी होगा जब ब्रांच इक्वल के साथ साथ जीरो फ्लैग ऑन होगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्रांच इक्वल की इंस्ट्रक्शन ना हो और ये जीरो फ्लैग ऑन हो जाए। तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है। ये कब हो सकती है कि फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हैं, दो रजिस्टर की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो दोनों रजिस्टर में सेम डाटा पड़ा हुआ है, तो उस सिनेरियो के अंदर भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, और जीरो जब जब आंसर आएगा तो जीरो फ्लैग ऑन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन सिर्फ जीरो फ्लैग के ऑन होने पे आपके पास पीसी सोर्स डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि आपके पास जीरो फ्लैग भी ऑन है, उसके साथ साथ ब्रांच इक्वल का सिग्नल भी 1 होना चाहिए, और ब्रांच इक्वल का सिग्नल सिर्फ उस केस में 1 होगा जब ब्रांच इक्वल का ऑप कोड आएगा। तो ब्रांच इक्वल के ऑप कोड के अगेंस्ट ब्रांच इक्वल का सिग्नल आएगा, तो इसका मतलब ब्रांच इक्वल ही की कंडीशन है, उसी केस में आपने जंप करना है। ऐसा नहीं है कि जीरो फ्लैग ऑन होने पे जंप करना है, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रांच इक्वल को देख के आपने जंप कर जाना है, बल्कि ब्रांच इक्वल भी हो और उसके साथ साथ जीरो फ्लैग भी आपके पास ऑन हो। तो अब आपके पास क्या होगा, जब दोनों 1 होंगे तो एंड गेट की आउटपुट 1 होगी और पीसी सोर्स 1 होगा, अदरवाइज दोनों में से कोई एक 1 होगा तो दूसरे के जीरो होने की वजह से एंड गेट की आउटपुट जीरो हो जाएगी, और जीरो के केस में आप देख रहे हैं सिंपल पीसी प्लस 4 आपके पास आ रहा है। जी समझ आइए इस बात की। जी हमारे पास जंप की इंस्ट्रक्शन रहेगी। जंप की इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जंप में 6 बिट का कोड होता है और 26 बिट्स का एड्रेस होता है। फिर हम उस 26 बिट्स को क्या करते हैं, शिफ्ट लेफ्ट करके हम उसको 28 में चेंज कर देते हैं, और 28 में फिर हम 4 बिट प्रोग्राम काउंटर से कन्केट करते हैं, 32 बनती है, और 32 बिट जो होता है वो एक हमारे पास एड्रेस होता है, और वो एड्रेस आपके पास प्रोग्राम काउंटर में जाता है। इसका मतलब है प्रोग्राम काउंटर में तो अब हमने अपडेट करना है। जंपिंग का अगर हम देखें, ये देखिए जी, ये आपके पास 26 बिट्स आई, 0 से 25। ये ज़रा इंस्ट्रक्शन के ऊपर अगर देखें तो जो ओप कोड की 6 बिट जा रही हैं कंट्रोल यूनिट को, उससे ऊपर अगर आए तो ये जंप के साथ ये 26 बिट आई। 26 बिट को आपने शिफ्ट लेफ्ट 2 किया, हमें 28 बिट में लेकर गए थे। 28 बिट में से 4 बिट प्रोग्राम काउंटर से आई, इसके साथ कन्केट हुई, टोटल 32 बिट बनी। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये जंप का एक कंट्रोल सिग्नल आएगा, जो कि इस मक्स के ऊपर आगे एक और मक्स लगा है। अगर तो जंप की इंस्ट्रक्शन होगी तो ये 1 हो जाएगा, और 1 के केस में ये 32 बिट का जंप एड्रेस जो होगा ये प्रोग्राम काउंटर अपडेट कर देगा, और अगर जंप की इंस्ट्रक्शन नहीं है तो ये 0 होगा। अब अगर 0 होगा तो 0 के ऊपर इस मक्स की आउटपुट आ रही है, और ये मक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, पीसी सोर्स सिग्नल पे, और पीसी सोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रांच इक्वल एंड 0 पे। तो इस तरीके से ये आपके पास दिस इज अ कंप्लीट सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर। कंप्लीट कंट्रोल सिग्नल देखें तो ये है जी, आपके पास सारे जो आपके पास ये लाइट ऑरेंज कलर हैं ये आपके पास कंट्रोल सिग्नल्स हैं, और आपके पास बाकी जो है आपके पास डाटा पाथ है। तो आपके पास ये जो डाटा पाथ है सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर का 5 स्टेजेस होती हैं। पहली इंस्ट्रक्शन फैच होती है, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, फिर एग्जीक्यूशन होती है, फिर मेमोरी होती है, और फिर राइट बैक होती है। तो ये जो आपके पास सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर होता है इसके अंदर हर इंस्ट्रक्शन एक जैसा साइकिल लेती है, हर इंस्ट्रक्शन एक जैसा टाइम लेती है। अगर फॉर एग्जांपल एक इंस्ट्रक्शन ने 5 नैनो सेकंड लिया तो सारे 5 लेंगे, लेकिन वो इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी कि जिसको देख के बाकी इंस्ट्रक्शन चलती हैं। ये मैंने आपको पहले भी कहा था कि सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर के अंदर हर इंस्ट्रक्शन का जो आपके पास टाइम होता है वो सेम ही होता है। चाहे कोई 5 स्टेजेस में से 3 स्टेजेस यूज कर रही है, चाहे कोई 2 स्टेजेस यूज कर रही है, चाहे 5 ही 5 यूज कर रही है या 4 यूज कर रही है, लेकिन टाइम जो लगेगा वो पूरा लगेगा, सबको एक जैसे लगेगा। तो वो इंस्ट्रक्शन जो सबसे ज्यादा टाइम लेगी
उसके हिसाब से हमने आर्किटेक्चर का जो है ना डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंस्ट्रक्शन है जो कि 5 नैनोसेकंड लेती है और कोई इंस्ट्रक्शन है जो 4 लेती है, अगर हम इस आर्किटेक्चर में हर इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट 4 नैनोसेकंड अगर हम सेट कर देते, तो वो इंस्ट्रक्शन जो 5 लेती हैं, वो एग्ज़ीक्यूट ही ना हो पाती। तो वो इंस्ट्रक्शन जो 5 नैनोसेकंड लेती हैं और वो सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, तो बाकी इंस्ट्रक्शन अगर 5 से कम लेंगी, तो इसका मतलब ये है कि अगर 5 वाली कंप्लीट हो जाती है, तो 5 से कम वाली भी एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगी और कंप्लीट हो जाएँगी। तो वो वाली इंस्ट्रक्शन होती है वो इंस्ट्रक्शन कौन-सी है? वो इंस्ट्रक्शन है जो कि 5 के 5 जो आपके पास वो हैं स्टेजेस हैं उनको यूज़ करेगी। अब आपने जो तीसरी बात है, जो आपने ये हाइलाइट करनी है नेक्स्ट लेक्चर से पहले या जो आपकी असाइनमेंट होगी उसके अंदर, कि वो कौन-सी इंस्ट्रक्शन है जो 5 के 5 स्टेजेस को यूज़ करती है। यानी कि फेच भी होती है इंस्ट्रक्शन, वो इंस्ट्रक्शन डिकोड भी होती है, वो इंस्ट्रक्शन एग्ज़ीक्यूशन प्रोसेस में भी जाती है, वो मेमोरी वाले प्रोसेस में भी आती है और राइट बैक भी हो रही होती है। तो इसका मतलब है अगर वो इंस्ट्रक्शन आप निकाल लें, हाइलाइट कर लें या फिर अगर एक है तो एक, अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा बताएँ। तो वो जो इंस्ट्रक्शन जो 5 के 5 स्टेजेस ले रही होगी, उसका जितना टाइम होगा ना, सबके लिए उतना ही टाइम होगा फिर, ठीक है? वो क्रिटिकल टाइम बन जाता है हमारे पास। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके ऊपर हम थोड़ी-सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, मैथमेटिकल कुछ ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कुछ हम मैथमेटिक्स में जाके इस कॉन्सेप्ट को इलैबोरेट करेंगे, इसको समझेंगे सिंगल साइकिल डाटा पाथ को और फिर सिंगल साइकिल डाटा पाथ को हम कुछ पॉइंट्स में जो है वो सम अप करेंगे, फिर उन पॉइंट्स में देखेंगे कुछ इश्यूज़ तो नहीं है, अगर हैं तो उन इश्यूज़ को कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो भी सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर पे ही होगा, लेकिन वो कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड होगा और सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर हार्डवेयर एंड के ऊपर हमने कंप्लीट देख लिया है। दिस इज़ योर सिंगल साइकिल आर्किटेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू मे रेज़ योर क्वेश्चन।